ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो ये जो चैप्टर है आपको क्लास 10th में आईसीएसई में पढ़ाया ही जा रहा है और क्लास 11th और 12th में भी इसका काफ़ी काम पड़ेगा। इवन अगर आप प्रोग्रामिंग प्रोफेशनली लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चाहे आप जावा यूज़ कर रहे हैं, चाहे पाइथन पढ़ रहे हैं, इन सब में ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी तो मैं जावा में ही पढ़ा रहा हूँ, पर भी C++ हो गया, पाइथन हो गया, इन सब में भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई फंक्शंस। हम लोग प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं? तो 3 रीजंस हैं जिसके लिए हम मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसमें से 3 जो मेन रीजंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टू अलाउ अस टू कोप विथ ये क्या हो गया, टू अलाउ अस टू कोप विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। दूसरा पॉइंट हो गया टू हाइड लो लेवल डिटेल्स दैट अदरवाइज ऑब्सक्योर एंड कंफ्यूज। एंड जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ वो होगा टू रीयूज पोर्शंस ऑफ कोड। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, जो अलाउ अस टू कोप विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इससे कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी हुई है, आप उसको मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है टू हाइड लो लेवल डिटेल्स दैट अदरवाइज ऑब्सक्योर एंड कंफ्यूज। मान लीजिए कि मैं एक एंड यूज़र हूँ और मुझे आपसे एक प्रोग्राम बनवाना है, एक इंटरफेस बनवाना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसका जो लो लेवल डिटेल्स होगी, एकदम कॉम्प्लेक्स डिटेल्स होगी, एकदम छुपा देंगे, और जो चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ आप सिर्फ उन्हीं वो इंटरफेसेस को आप मेरे सामने रखेंगे, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाए कि कैसे क्या काम करता है, मतलब मेरा तो दिमाग घूम जाए कि कैसे क्या होता है। और फिर तीसरा है टू रीयूज पोर्शंस ऑफ कोड। अब इससे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो है जिसमें कि आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, और दूसरे प्रोग्राम में ये देखना है कि आपको सम ऑफ डिजिट्स जो है उस नंबर से मतलब डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। तो हम दोनों के लिए एक सेम फंक्शन बना सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो इससे हम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं, हमको बार बार वो सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फंक्शंस तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। ओके, सो फंक्शंस जो है अभी मैंने दिखा दिया फंक्शंस का वो क्या होता है, मतलब ज़रूरत क्यों होती है, वाई फंक्शंस। अब यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लोग जावा में रहते हैं तो एक फंक्शन का एक हेडर लिखना पड़ता है, मतलब एक पूरे फंक्शन लिखनी पड़ती है, मतलब कैसे फंक्शन लिखता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं फंक्शन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक, स्पेस दिया, एक्सेस मॉडिफायर, फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ पे हमको डालना है रिटर्न टाइप, फिर हमको यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन नेम, और उसके बाद यहाँ पे हमको डालने हैं आर्ग्यूमेंट्स, और उसके बाद हमको यहाँ पे हम डाल सकते हैं कमेंट्स, ये इफ़ नेसेसरी होगा, अगर आपको कहीं भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप हमारा डाल सकते हैं कोड, यहाँ पूरा आपका कोड जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमारा एक फंक्शन का एक ढांचा, एक स्केलेटन है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगता है पहला वर्ड, फिर दूसरा वर्ड होगा एक्सेस मॉडिफायर, तीसरा वर्ड होगा रिटर्न टाइप, और चौथा वर्ड होगा फंक्शन नेम। फिर उसके बाद ये है स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शंस का एग्जांपल दे देते हैं। मैं फिलहाल अपना एडिटर खोल लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे एक नई क्लास बना लेता हूँ, फंक्शंस। ठीक, हमारी क्लास बन गई। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ आपके लिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, फिर स्ट्रिंग आर्ग्स। आपको फ़िलहाल मैं ये दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फिलहाल क्लास को छोड़ दीजिए, हमको फिलहाल इस पे फोकस करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हमारा एक फंक्शन है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे मैंने एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है जो पब्लिक है यहाँ पे इस केस में,
फिर यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर लगाया है जो स्टैटिक है इस केस में, फिर यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लगाया है वॉइड, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन नेम लिखा है मेन, ठीक, और फिर यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पब्लिक के बारे नहीं वो एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बताते हैं। ओके, यहाँ पे उससे पहले उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट है फंक्शन प्रोटोटाइप और सिग्नेचर। यहीं पे मेरे 2-3 मार्क्स कटे थे, तो ये भी बता दे रहे ताकि आप लोग ये ना कटें। फंक्शन प्रोटोटाइप एंड सिग्नेचर, ठीक। यहाँ पे इसका डेफिनेशन आपको बता दें। फंक्शन प्रोटोटाइप इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन that tells the program about the type of value returned by the function and the number of and type of arguments। फंक्शन प्रोटोटाइप से मतलब सिर्फ इसी से, ये जो पहली लाइन है फंक्शन की उससे मतलब है, ठीक। फिर सिग्नेचर, फंक्शन प्रोटोटाइप का सिग्नेचर कहाँ पे दिया हुआ है इसका डेफिनेशन। फंक्शन सिग्नेचर बेसिकली रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक। तो ये जो है ये पूरा हमारा फंक्शन सिग्नेचर सॉरी वो प्रोटोटाइप हो गया, और इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको फंक्शन सिग्नेचर कहा जाता है, ठीक। बस यही है फंक्शन प्रोटोटाइप और सिग्नेचर। इसके आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये फंक्शन नेम है, रिटर्न टाइप, एक्सेस मॉडिफायर और ये है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक। और तो हम एक पहले कस्टम फंक्शन आप बना कर दिखाता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, ये फिलहाल कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट करने के लिए बोला है हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, ठीक। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि आंसर क्या होगा। बिल्ड कर रहा है। ओके, सो आंसर कुछ नहीं आएगा। कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन तो डिफाइन किया है, ठीक। एक ये जो है एक लीगल फंक्शन है, पर मैंने इसको कॉल नहीं किया। मगर यहाँ पे हवर करता हूँ तो मेथड प्रिंट इज नेवर यूज्ड, मतलब मैंने इसको कहीं पे कॉल ही नहीं किया, तो ये यूज़ कैसे होगा। तो बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, ठीक। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे ये जो पहले ग्रे था अभी ब्लू हो गया है, मतलब ये फंक्शन यूटिलाइज हो रहा है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी मान लीजिए जावा में जो भी आपकी वो फाइल होती है उसमें सबसे पहले जावा मेन फंक्शन को ढूंढता है, उसके बाद उसको वहाँ से रन करता है, ठीक। मेन पहले रन होगा, उसके बाद अगर उसमें अगर कुछ फंक्शन का दिया हुआ कि हाँ तुमको ये फंक्शन कॉल करना है, तो फिर जावा उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ क्या किया है, पहले जावा ने देखा कि ये सब सही एकदम लीगल है, मस्त है एकदम, मतलब क्लास बस एकदम लीगल है। उसके बाद यहाँ पे जाता है मेन फंक्शन को ढूंढेगा। यहाँ पे मेन फंक्शन हमने डिफाइन करके रखा है, और मेन फंक्शन में देखेगा कि हाँ यार यहाँ पे प्रिंट को कॉल कर रहा है, तो ये ढूंढेगा कि प्रिंट कहाँ पे है। प्रिंट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रिंट में क्या दिया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक। तो वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जाओ प्रिंट हो गया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कॉलिंग तो हमने देख लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला रिटर्न टाइप डिस्कस करते हैं। रिटर्न टाइप जो है आपका ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोग्राम क्या रिटर्न करेगा, ठीक। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट। जैसे यहाँ पे अगर मैं वॉइड दे रहा हूँ, वॉइड ही ले लेते हैं फिलहाल, RET, ठीक। इसके बाद मान लो रिटर्न, ठीक। वर्ड में क्या हो गया कि ये जो यहाँ पे वर्ड में क्या बताएं हम, ठीक है। तो वर्ड में क्या है कि वर्ड कुछ रिटर्न ही नहीं करता है, और जो बाकी रिटर्न टाइप्स है एक्सेप्ट वर्ड वो सब कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। मान लीजिए अगर मैं इंटीजर मान लो अगर मुझे इंटीजर रिटर्न करे तो मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, रिटर्न मान लीजिए 69,
मैंने यहाँ पे 69 को रिटर्न कर दिया, पर अभी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ है। मोर एक्शंस कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे नहीं। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रेट, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेन फंक्शन को पहले प्रोग्राम ने ढूंढा, फिर प्रिंट को ढूंढा, प्रिंट का जो वैल्यू था उसको प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे इंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ प्रिंट करने के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, फिर यहाँ पे रेट मतलब फंक्शन का नाम मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जावा जो है देखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन है, तो अपना वो स्ट्रीम रेडी रखेगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हमको स्क्रीन पे देनी है। तो अपना स्ट्रीम रेडी कर लिया, उसका देखेगा कि आर्ग्यूमेंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है रेट, मतलब ढूंढे सोचेगा कि हाँ रेट नाम का कोई फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। फिर ढूंढेगा कि रेट का वो है, रेट कहाँ पे है। फिर देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है रेट, ठीक है। तो यहाँ पे रेट दिया हुआ है, फिर वो देखेगा इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ पे सेट कर लेगा अपने आप कि यहाँ प्रिंट लाइन में इंट रिटर्न होगा। फिर यहाँ पे जो मतलब जो प्रिंट लाइन है वो इंटीजर को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे जो अगली लाइन है रिटर्न 69, तो वो क्या करेगा कि जो 69 वैल्यू है वो यहाँ पे वो करेगा, रिटर्न दे देगा। तो ये इसका फंडा था। अब आते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड पे। हमारा जो ICSE क्लास 10 का कोर्स है उसमें स्टैटिक और नॉन स्टैटिक है हमारे स्कोप में, और कुछ ज़्यादा है नहीं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एनम्स बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्लास के अंदर, मेथड के अंदर। पर अभी हम लोगों को उन सब पे ध्यान नहीं देना है। मैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ, हो गया, लो ऑब्जेक्ट बन गया। अभी मैं उसको अभी भी प्रिंट करूँगा तो 69 आ गया, पर ये इंटीजर में नहीं दे रहा, ये ऑब्जेक्ट में दे रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं कुछ भी डाल देता हूँ और फिर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, वो यहाँ पर ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग है नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप, एक जेनेरिक ऑब्जेक्ट टाइप है। ये हमको अभी फ़िलहाल क्लास 10 के स्कोप में तो नहीं है, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, इसके बारे में बात नहीं है करनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आ गया, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो। हम थे अभी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड पे, ठीक। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड जो होता है उसको आप अपने क्लास के नाम से भी कॉल कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास बना ली कॉलर, ठीक। ये हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्स, ठीक। ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे भी बन गया। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम से मैं पहले ये सब मेथड्स को हटा देता हूँ। ओके, पब्लिक, अरे पब्लिक लिख दिया मैंने बार बार, पब्लिक इंट सम, ये हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है, int a, int t। नहीं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अभी आर्गुमेंट्स के बारे में बताएंगे, फिलहाल इसके बारे में। import java dot util dot scanner, ठीक। उसके बाद scanner c equals to new scanner system dot in, हो गया। हमने यहाँ पे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लिया, पब्लिक इंट सम। उसके बाद यहाँ पे int a is equals to sc dot next int, int b is equals to sc dot next int, फिर return a plus e, हो गया। तो ये हमारा एक नॉन स्टैटिक फंक्शन हो गया, जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता है। अगर आपको कोई फंक्शन नॉन स्टैटिक बनाना है, मान लीजिए एक स्टैटिक फंक्शन है, अगर आप इसको नॉन स्टैटिक बनाना है तो बस ये स्टैटिक जो कीवर्ड इसको हटा दीजिए, बस आपका काम खत्म। उसके बाद एक मिनट, क्या दिक्कत आ रही थी स्टैटिक करने से, ओके ओके, उड़ा।
ठीक, यहाँ पे हो गया वो बन गया। उसके बाद यहाँ पे इसको फिलहाल नॉन स्टैटिक ही रहने देते हैं। ठीक, तो हमारा ये नॉन स्टैटिक एक मेथड बन गया। और उसके बाद पब्लिक, अरे पब्लिक क्यों लिख दे रहा मैं बार बार, पब्लिक स्टैटिक इंट प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद int a इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, int b इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, फिर रिटर्न a स्टार b। ओके, तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है एक नॉन स्टैटिक मेथड है जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, और एक है एक ऐसा मेथड है जो स्टैटिक मेथड है जिसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। अब इनको कैसे कॉल करना है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दे रहा हूँ। system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मैंने लिखा है यहाँ पे। एक मिनट, क्या हो गया, दिक्कत क्या आ रही है? पब्लिक क्लास तो है, एक मिनट। अच्छा हाँ, क्लास का नाम मैं लिखना ही भूल गया ना। फंक्शंस डॉट, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्लास का नाम, जो हमारा क्लास का नाम था फंक्शंस था ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शंस डॉट, फिर देखिए अगर ये सम अगर वो एक स्टैटिक मेथड होता तो ये भी इस लिस्ट में आता, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से डॉट डाला तो वो भी इस लिस्ट में आता, पर वो स्टैटिक मेथड नहीं है इसलिए वो इस लिस्ट में नहीं आया। बस मैंने ये डाल दिया। उसके बाद अब इसको रन करते हैं। रन, ओके एक्सेप्शन आ गया। ओके 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 ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कॉलर डॉट जावा 3 जावा 12। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह स्कैनर की वजह से हुआ है। न्यू स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू, अच्छा 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 समझ गया। C इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हर जगह डालना पड़ेगा ना। SC को हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, दिक्कत हो गई ना। बस हो गया। इसके बाद इसको रन कर देते हैं। तो मैंने को यहाँ पे दो नंबर डाले, 12,12 हो गया। 144 इसका प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया और वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो है, अब इसी फंक्शन डॉट प्रोडक्ट नाम का जो मेथड है, इसको हम एक ऑब्जेक्ट से ही बुला सकते हैं। कैसे बुला सकते हैं दिखाता हूँ। फंक्शंस क्लास का नाम, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम लेना है ABC इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शंस। ठीक हो गया। जैसे हम स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर करते हैं, वैसे फंक्शंस ABC इज इक्वल्स टू न्यू फंक्शंस। ठीक, अब मैं अगर चाहूँ तो इसको इसके ऑब्जेक्ट नेम से भी बुला सकता हूँ, ABC डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक है, मेरा जो IDE है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे आके पॉइंट कर देगा कि देखो ये जो है ये तुम्हारा मेथड है। हो गया। अब जो है मैंने ये दिखा दी कि स्टैटिक मेथड से है जो है ऑब्जेक्ट से भी बुला सकते हैं और क्लास से भी बुला सकते हैं। इसको रन करके दिखा दे रहे हैं। 12 इंटू 30 156 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लास था दूसरा, जो हमारा दूसरा मेथड था सम, फंक्शंस डॉट सम, फिर यहाँ पे देखिए मेथड तो है, मेथड देखिए पॉइंट कर रहा है। मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे इस पर पॉइंट कर रहा है, पर दिक्कत ये है कि स्टैटिक नहीं है ना। देखिए हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड डाला ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, मेक फंक्शन, ये स्टैटिक करने के लिए एक सजेशन दे रहा है, पर मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। फंक्शंस ABC इज इक्वल टू न्यू फंक्शंस, फिर ये डाल दिया और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AB, ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिया और हो गया रिजॉल्व हो गया मैटर। 12,14 26 आ गया। तो ये हमने बात कर ली पब्लिक वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड की। अब एक और टॉपिक है एक्सेस, वो जो अभी मैंने आपको बताया था वो था एक्सेस मॉडिफायर, और अभी एक और टॉपिक बचा है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक, तो हमारा जो जावा वाला कोर्स है क्लास 10th का,
उसमें तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड। तो ये तीन मेथड्स हैं, मतलब वो तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। तो पब्लिक क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको वो कहते हैं बस हटा देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है ये, मतलब ये अभी भी पब्लिक है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगा देता हूँ तब वो फंक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली पब्लिक मान लिया जाता है। ठीक, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये से यहाँ से प्ले बटन हो गया पर ये रहेगा पब्लिक। तो इसको मान लो कि अगर यहाँ से मैं पब्लिक हटा देता तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मतलब ये डिफ़ॉल्टली पब्लिक ही रहेगा। तो ये बात हो गई एक जिसमें कुछ रहता ही नहीं है, तो वो हो गया डिफ़ॉल्ट। अब मान लो इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया प्राइवेट। अब यहाँ पे दिखा रहा है वन रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? देखो, सम हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन फंक्शन। अब प्राइवेट में क्या होता है कि अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करूँगा, यहाँ से मेन, उसके बाद मैं अगर यहीं से कॉल कर देता हूँ इस फंक्शन को system.out.println सम। अच्छा वो तो स्टैटिक नहीं है ना, स्टैटिक कलर खुलते हैं, स्टैटिक हो गया ये। उसके बाद सम। ओके, अगर मैं इसको पहले यहाँ से इसका डेफिनेशन हटा देता हूँ ab.sum का, तो ये प्राइवेट मेथड जो होता है हम सिर्फ क्लास के अंदर से बुला सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पे मैं 22 13 35 आंसर आ गया। तो ये जो सम वाला जो मेथड होगा वो सिर्फ यहीं से इसी क्लास के अंदर से कॉल हो सकता है, हम इसको बाहर से नहीं बुला सकते हैं। तो ये हो गया पब्लिक, हो गया प्राइवेट, हो गया। पब्लिक किसका उल्टा है, मतलब पब्लिक को हम कहीं किसी भी क्लास से बुला सकते हैं, पब्लिक मेथड को किसी भी क्लास से बुला सकते हैं। तो ये हो गया पब्लिक, हो गया प्राइवेट, हो गया प्रोटेक्टेड। जो है हमको बस पढ़ाना नहीं है, बस इसमें इतना जानना है कि बेसिकली ये प्राइवेट की तरह होता है, बस इसमें इनहेरिटेंस का सपोर्ट रहता है। तो ये बात हमने कर ली पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में। अब आते हैं कौन सा था मेथड ओवरलोडिंग, ओके। सो अब पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स मान लीजिए, पैरामीटर्स मान लीजिए, वो यहाँ पे इन छोटे से ब्रैकेट्स में डालते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो डेटा, इसमें कुछ डेटा पास करा सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने स्कैनर क्लास का यूज़ किया था डेटा पास करने के लिए, पर उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए प्रिंट लाइन मेथड ये है, इसमें हम डायरेक्टली इस पैरेंथेसिस के अंदर अपने डेटा पास कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने अपने डेटा पास कर दिया, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भी मतलब फंक्शंस में हो जाए, तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए पब्लिक वर्ड प्रिंट लाइन, उसके यहाँ पे स्ट्रिंग मांग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे उसके ओवरलोडिंग भी बता दूंगा। ये प्रिंट लाइन मेथड जो है उसमें उसको प्रिंट कर दे रहा है, उसका कोड बहुत इंटरनल कोड है, वो सब ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कैसे डालते हैं, जैसे मेन मेथड है स्ट्रिंग आर्ग्स है, इसको तो बहुत, यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं। मान लो पब्लिक स्टैटिक इंट सम। ठीक, अयो तो ये हमारा सम वाला मेथड बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बस int a int b। ओके, अब इसको मैं बस क्या कर दूँगा, रिटर्न a प्लस b, ख़त्म। यहाँ पे मैंने बस आर्ग्यूमेंट्स डाले, उसके बाद उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शंस डॉट सम। अब यहाँ पे मेरे को 2 नंबर मांग रहा है, अगर मैं जब तक वो 2 नंबर नहीं दूंगा तब तक ये एरर ही दिखाएगा। 12, उसके बाद मान लो 13 दे दिया है, तो चल 13 चलेगा। रन कर देते हैं और 25 आया आंसर। ठीक,
तो ऐसे पैरामीटर्स काम करते हैं कि तुम यहाँ पे नंबर दो और हम उसको यहाँ पे वो कर देंगे। देखो अब दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो यहाँ पे डाला जाता है जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स डालते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, ठीक। और जो फॉर्मल पैरामीटर तब उन्हें कहते हैं जो तुम फंक्शंस को डिज़ाइन करते हो तो यहाँ पे डालते हो ना, कि यहाँ पे मतलब प्लेस होल्डर जिसे कहते हैं, एक तरह से प्लेस होल्डर मान लो कि यहाँ पे ऐसा वो क्या कहते हैं आर्गूमेंट जाएगा और यहाँ पे ऐसा आर्गूमेंट जाएगा, तो उसको वो कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर हो गया, फॉर्मल पैरामीटर हो गया। और उसके बाद होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। मान लो कि ये एक फंक्शन है सम, ठीक, और मैं ये चाहता हूँ कि फंक्शन का नाम सेम रहे, बस वो 3 नंबर्स को ले, 2 नंबर्स यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंट ए और इंट बी, यहाँ पे मैं 2 नंबर्स ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 नंबर्स ले, तो मैं क्या करूँगा, बस सिंपल सा एक फीचर है जावा का, पब्लिक स्टैटिक इंट सम। मैं फंक्शन का नाम सेम रख सकता हूँ, ठीक। तो INT A, INT B, INT C। अब मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, फिर मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ A प्लस B प्लस C, हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शंस का नाम तो सेम है लेकिन इसके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी मैं बदल सकता हूँ। मान लो इसको मैं डबल कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अच्छा तभी भी दिक्कत आएगी ना, तो डबल है, तो डबल। और इसके टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं। तो अब मैं इसको डबल पे रिटर्न कर रहा हूँ। मान लीजिएगा कि इसका टाइप अलग है तब भी चलेगा। बस डिफिनेशन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका। फंक्शन ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर इन जावा इन विच द फंक्शन नेम कैन बी सेम बट इट शुड हैव डिफरेंट टाइप्स और अदर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आर्ग्यूमेंट सेम नहीं रहेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को रख देना, यहाँ पे देखिए वन रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इंट ए और सी है, ठीक है, और यहाँ पे इंट ए और बी है। तो बस नाम अलग होने से कुछ नहीं होता है, डेटा टाइप और डेटा जो है वो भी अलग होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 इंट्स हैं, तो यहाँ पे 2 इंट्स नहीं रह सकते, यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंस होनी चाहिए। वो तो जावा कैसे पहचानेगा कि ये कौन सा फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। 2 जुड़वा को बैठा तो एकदम आइडेंटिकल ट्विंस को बैठा दोगे चंगू मंगू को, तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा चंगू है कौन सा मंगू है, ठीक है, दोनों तो नाचते रहेंगे। तो वही मान लो कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो वहाँ पे तो तुम लोग पहचान सकते हो कि दोनों में कुछ अलग अलग फीचर्स होंगी। आइडेंटिकल ट्विंस को कैसे पहचानोगे, दिक्कत ना हो जाएगी, तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओके, तो अब आगे देखते कौन सा टॉपिक है। शायद मैंने सारे टॉपिक्स अभी तक डिस्कस कर दिए हैं। ओके, सो सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना है कर देना, नहीं करना है मत करना, डिसलाइक करना है कर देना, लाइक करना है कर देना, बाकी मैं क्या कर सकता हूँ। बाय।